अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसा मतलब समझे खता का पुतला बनाया है कि वो पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, करेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो माँ का पड़ता है। मेरी माँ बोलती कैसे है, बात क्या करती है, उसकी टोन क्या होती है। अगर हम दीन के ऊपर आकर बात करें तो दीन का तो आपको चलता फिरता जब तक आप मॉडल नहीं है, आप बच्चे को ये बता ही नहीं सकते कि हु इज़ अल्लाह, अल्लाह कौन है, वो क्यों हमसे मोहब्बत करता है। पर जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं, तो कुन फयाकून जो एक सेंटेंस है उसके गिर्द मेरी जो लाइफ है वो घूमती है, सेंटर राउंड करती है, और दूसरा जो मेरा पर्पस है वो है सर्व करना अल्लाह ताला को एज अ सर्वेंट। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कॉल है कि शुरू के 7 साल आप बच्चे के गुलाम रहे, बच्चे को बादशाह बना के रखे। अगले 7 साल बच्चा जो है वो आपका गुलाम रहे, और फिर उसके बाद बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। आप देखिए हमारी नई नस्ल कितनी तेजी से एथियज्म की तरफ जा रही है, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं। डायरेक्शन मैं दूंगी, बीइंग अ मदर, डायरेक्शन फादर देंगे कि वो उसकी डेस्टिनेशन क्या है, आखिरा है उसकी डेस्टिनेशन। नेवर थिंक about hurdle because hurdle doesn't matter. Okay, what matters is to be steadfast in whatever we are gonna do. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी, अनदर वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हब्लुल्लाह। आज इंशाल्लाह आपके लिए एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर घर का मसला है, हर घर का प्रॉब्लम भी है, और हम लोग इसके बारे में सॉल्यूशंस भी देखना चाह रहे हैं। हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे हाउ टू हैंडल एंड टैकल अ स्पॉइल्ड और यू कैन से एनी ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड। हमारे घरों के अंदर अक्सर औकात हमारे बच्चे हैं, कभी हम रियलाइज नहीं कर पाते, कभी हम एक नॉर्मल शरारतों को ही स्पॉइल्ड या डिसोबीडियंट चाइल्ड का नाम दे देते हैं, और कभी डिसोबीडियंट और ओवर पैम्पर्ड को भी हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। वी हैव अ वेरी mashallah good personality in front of us today, the one who is working upon this matter of parenting, और specifically ना सिर्फ वो दूसरों को कोचिंग कर रही हैं, दूसरों को समझा और बता रही हैं, बल्कि वो अपने घर में भी अपने बच्चे के साथ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ वो उसको लेके भी चल रही हैं, उसकी ट्रेनिंग भी कर रही हैं। So whatever we shall be speaking on the practical grounds, not only the bookish words। हम लोग ये नहीं कर रहे कि आपको हम किताबों का कोई इल्म यहाँ पर देना चाह रहे हैं, हम वो बताएंगे जो प्रैक्टिकल बातें इंशाल्लाह प्रैक्टिकल हो सकती हैं। हमारे साथ कौन मौजूद है? उम्मे सालार, बहुत खूबसूरत नाम भी है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाह। वी आर रियली ग्रेटफुल दैट यू स्पेयर्ड योर टाइम एंड यू जॉइंड अस। आपकी जितनी माशाल्लाह एक्सपर्टीज हैं, हम चाहेंगे कि हम उनसे फ़ायदा भी लें। थोड़ा हमें पता है कि आप माशाल्लाह एक पेरेंटिंग कोच भी हैं, दूसरा आप साइकोलॉजी आपका बैकग्राउंड है, उसमें आप माशाल्लाह काम भी कर रही हैं। काफ़ी कोर्सेज के बाद यू हैव स्टार्टेड गिविंग द ट्रेनिंग्स टू, एंड नॉट ओनली टू अदर्स, टू योर ओन चाइल्ड एज वेल, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत अगर आप और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें उम्मे सालार, तो ज़रूर प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम। टेल अस अबाउट योरसेल्फ अ बिट। Basically, I've been working for last 4 years on the counseling, and I did the counseling sessions with the parents and different kind of people, like you can say on the subject of family therapy and anxiety, frustration, stress management things kind of. But मैंने जो सबसे ज़्यादा lacking feel की वो ये थी कि parenting के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी ज़्यादा पेरेंटिंग की ज़रूरत है, हमारे पेरेंट्स को ये समझाने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द राइट मॉडल टुवर्ड्स द पेरेंटिंग। अगर हम दीन से हटकर भी बात करें तो पेरेंटिंग नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, और स्पेशली एक इंसान होने की हैसियत से भी और एक पेरेंट होने की हैसियत से तो डबल जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसके लिए आई थॉट कि आई हैव टू टेक द इनिशिएटिव बेसिकली। तो मैंने मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा काम की ज़रूरत है, तो मैंने इसके लिए काम स्टार्ट किया, एंड इट बिकेम माय यू कैन से एरिया ऑफ एक्सपर्टी कि मैं अब पेरेंटिंग तरबिया सेशंस दे रही हूँ, कर रही हूँ, ट्रेनिंग्स करने की कोशिश कर रही हूँ, खुद भी सीख रही हूँ। माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन एंड आई हैव
you can say I've learned a lot of things in this journey, बिकॉज अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसा मतलब समझे खता का पुतला बनाया है कि वो पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, करेक्ट करता है और उसके बाद फिर अप्लाई करने की कोशिश करता है। ज़बरदस्त। देखिए यही एक सही रवैया है। एग्जैक्टली एक सही रवैया यही है, वरना तो फरिश्ते अल्लाह ताला की अतात और उसके लिए गुनाह इंसान और गलती इंसान की हसलत के अंदर है। बेहतरीन इंसान वही है जो गलती करने के बाद उसको समझता है, मानता है और उसकी इस्लाह करता है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैर। एक बात में आपसे बात को शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के इंशाल्लाह। बात ये है दरअसल कि सुमेरा, हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं, कभी कभार जैसे मैंने शुरू में एक बात की थी ना, हम किस तरह के साथ डिस्टिंग्विश करें कि एक देखिए बच्चे को अल्लाह ताला ने एक बच्चे की हसलत भी तो दी है ना, बच्चा पैदाइशी बड़ा तो नहीं हो सकता। कभी कभार हम पेरेंट्स स्पेसिफिकली, मैं आप इस बात पे नोट डाउन करवाऊंगी, जो पहला बच्चा होता है घर के अंदर, सारी अटेंशन और तवज्जो उसके ऊपर होती है, वो एक पहला बच्चा बेचारा, कभी बेचारा मैं उसको इसलिए कहना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। क्या बच्चे के अंदर कुछ नेचुरली भी तो चीजें हैं ना, उसके अंदर बचपना होता है, उसकी इनोसेंट चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है। अब हम बात इस चीज से शुरू करेंगे कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर को, ठीक है, एक मासूमाना बिहेवियर को, और एक थोड़े सारे रिबेलियस बिहेवियर को। तो थोड़ा इन दोनों में फ़र्क क्या है, और हम बहुत जल्दी कैलकुलेट ना कर लें कि बच्चा मासूमाना हरकतें कर रहा है तो हम ये लेबल लगा दें कि ये बच्चा बहुत ही बदतमीज़ है, ये क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है। तो थोड़ा इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ जो ज्यादती वाली बात होती है ना, हम लेबल कर देते हैं चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ ये कि जो आपने इनोसेंस की बात की ना, अल्लाह ताला ने बच्चे की फितरा में बनाया है कि उसने तो करनी ही करनी है ना, शरारतें भी करनी है, उसने सारी चीज़ें, उसको अल्लाह ताला ने जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो फितरा के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर जो इमेजिनेटिव स्किल्स होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होते हैं, जो उसकी अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ज़ाहिर है वो दुनिया को समझना सीख रहा होता है, वो अपने एनवायरनमेंट से दुनिया को समझना सीख रहा होता है, अपने पेरेंट्स को देख के, अपनी मदर को, अपने फादर को, उसके अराउंड जो भी जितने भी लोग होते हैं, वो उन सबको सीखने की, उन सब के बिहेवियर से सीखने की कोशिश कर रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अच्छा मुझे इस तरह से रहना है दुनिया में, दुनिया ये होती है, इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को देख भी रहा होता है, ऑब्जर्व भी कर रहा होता है। हम ये समझते हैं कि हम बच्चे को जो कह रहे हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझ आ रही है, मगर बच्चा सुनने से ज़्यादा देखने के ऊपर चलता है, ठीक है। वो जो भी चीज़ देख रहा है वो उसको अडॉप्ट कर रहा है, वो उसको ग्रास्प करके उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर बच्चा कुछ शरारत कर रहा है तो उस पर हमारा क्या रिएक्शन है। अगर मुझे बीइंग अ मदर ये नहीं पता कि मैंने अपने बच्चे के साथ काइंडली बिहेव करना है, पोलाइटली बिहेव करना है या हार्शली बिहेव करना है, अगर मेरी खुद की तरबियत में कमी है तो मैं अपने बच्चे को कभी भी अच्छी तरबियत करने के लिए अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा कि मैं अच्छी माँ बनने की तैयारी शुरू करूँ, अपनी अच्छी माँ बनने की तरबियत लेना शुरू करूँ। अगर मैंने अभी जो आपसे बात कही थी ना कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चलता है, हम कोई गलती करते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते ना, जब तक हम करेक्ट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो अगर बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, हम अपना तस्किया नहीं कर रहे, हम अपना एनालिसिस नहीं कर रहे, मुझे अगर मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा सच्चा बने, ऐसा कैसे पॉसिबल? तो बच्चे ने वो करना है जो वो आप कर रहे हैं, जो माँ कर रही है, जो बाप कर रहा है। बच्चे की पहली तरबियत गाह माँ की गोद है, हर कोई ये कहता है। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को पहले 3 सालों के बाद अगले साल ही एक दिन ऊपर नहीं होने देते, स्कूलों के हवाले कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का IQ लॉक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं। वो चाहता है कि जो भी उसको चीज़ समझ नहीं आ रही, दरख्त हरा क्यों है, आसमान नीला क्यों है, दिन और रात में क्या फ़र्क है, चाँद क्यों ऐसे निकलता है, सितारे क्यों ऐसे कभी 4 नज़र आते हैं, कभी 10 नज़र आते हैं, कभी खाली लगता है आसमान, या क्लाउड्स क्यों हैंग हुए हुए, कैसे हैंग हुए हुए, ये इतनी सख्त वॉल, इतनी सख्त उसको ग्राउंड को फाड़ के एक नाजुक सा पौधा कैसे निकल जाता है, एक छोटा सा सीड अगर उसको सो करें, उसको बोएं तो कैसे एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये सब चीज़ें बच्चा जानना चाहता है, और जब वो कोशिश करता है तो उसे शट अप कॉल मिल जाती है। हमारी सोसाइटी का ये आप देखें ना, एक टैबू बन चुका है कि ठीक है बच्चा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा होके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या मिसाल के तौर पे आप कहें जज बने, ठीक है। लेकिन क्या मैं उसको उतनी रिस्पेक्ट देती हूँ? हम कहते हैं ये बच्चा है, इसको बच्चे की तरह डील करें। देखें, बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी ईगो है, वो भी सोचता है, उसको भी एहतराम और इज्जत चाहिए।
अगर मैं उससे इज्जत से बात नहीं करूंगी, वो मुझसे कभी भी इज्जत से बात नहीं करेगा। तो सबसे पहले रूट कॉज ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि अगर तो बच्चा शरारतें कर रहा है, वो उसकी नेचर में है, आपने वो बाउंड्रीज जो सेट की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा रेज होगा। आपने बच्चे से बिफोर हैंड, आपको पता है बच्चा ये काम कर रहा है, शरारत कर रहा है, या इस माहौल में या इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करेगा, आपको पहले से पता है। आप उसके साथ बैठ के कम्युनिकेट करेंगे। हमारी क्या सोच होती है कि अभी तो छोटा है, अभी बैठ के हम क्या बात करें, हम कम्युनिकेट करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, इसको समझ नहीं आएगी, या मैं इसको एथिक्स कैसे सिखाना खड़ी हो जाऊं, मैं इसको मोरालिटी कैसे सिखाने खड़ी हो जाऊं, इसको तो नहीं समझ आएगी। ना हम कम्युनिकेट करते हैं, ना हम उसको एज अ रोल मॉडल इन्वायरमेंट देते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो माँ का पड़ता है। मेरी माँ बोलती कैसे है, बात क्या करती है, उसकी टोन क्या होती है, वो किससे किस तरीके से कब बात करती है। आप देखें, एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगी कि माँ जो है अपने नेबर से डिफरेंटली बात कर रही है, अपने बच्चे से डिफरेंटली बात कर रही है, हस्बैंड से डिफरेंटली बात कर रही है, अपनी सास से, अपनी माँ, अपनी जो सगी माँ है उससे डिफरेंटली बात करेगी। तो बच्चा देखेगा सब चीज़ें और सोचेगा कि मम्मा, इतने सारे फेसेस हैं मम्मा के, यानी एक पर्सनालिटी नहीं है कि वो सबसे एक जैसी हैं। तो आप सोच लेंगे फिर बच्चा क्या सीख रहा है। फिर ये जो रिबेलियस एटीट्यूड आता है ये इसीलिए आता है कि बच्चे को कहा जाता है सच बोलो, लेकिन आप तो झूठ बोलती हैं। वो ये कहने की हिम्मत नहीं रख सकता क्योंकि उसे पता है उसकी मार पड़ जाएगी या डांट पड़ जाएगी, तो वो चुप रहता है, लेकिन वो ऑब्जर्व हर चीज कर रहा है। तो सालार, सबसे पहले मैं आपसे बेटा ये पूछूंगी, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट गुड प्रोडक्टिव रूटीन, आपकी एक जो डे की रूटीन होती है यूजुअली कैसी होती है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, व्हाट डू यू डू? जैसे कि मेरी मदर ने जो मुझे तरबियत दिया है उसके मुताबिक जो भी उनके साथ मेरी डिस्कशन वगैरह हुई थी मेरी स्केड्यूल के हवाले से, तो बनना तो ऐसे इस तरीके से था कि आई वुड वेक अप एट तहज्जुद टाइम while praying tahajjud and doing फजर नमाज, praying फजर नमाज, and then reciting the Quran, और जो अरेबिक वर्क है थोड़ा वो करना। फिर उसके बाद अपने जो होमवर्क्स वगैरह होते हैं, जो मैं थोड़ी सी क्लासेस वगैरह लेता हूँ, या फिर अपने जो दिन में काम करता हूँ उसका होमवर्क्स करना। सबसे पहला जो मेरा काम होता है रूटीन करना है। उसके बाद फिर कोई जो सब्जेक्ट होता है जो मैंने पढ़ना होता है तो उसके बारे में फिर उसके ऊपर जाता हूँ मैं। ठीक है। फिर वो मेरे सेशन होते हैं, फिर वो पूरा दिन मतलब चलते हैं। अच्छा, मेरा काम वगैरह ग्रेजुअली आप उस तरह के। और मैंने सुना है कि आपको माशाल्लाह बड़ी घर की बहुत सारे चीजें आती हैं करनी, अपनी मम्मा की बहुत हेल्प भी करते हैं। और कौन कौन से काम आते हैं? अगर हाउस चोर्स के बारे में बात करें तो व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट? शुरू में मेरा बड़ा दिल था खाने वगैरह की तरफ, खाना बनाना, लेकिन वो कर मैं नहीं सका इतने तरीके से। लेकिन मैंने पराठा जरूर बनाया, बेकिंग भी थोड़ी बहुत मुझे आती है, केक वगैरह मैंने बनाया। ठीक है। मामा की हेल्प करते हैं घर के हाउस चोर्स में? जी, मैं जितनी कर सकता हूँ उतनी मैं करता हूँ। आप करते हैं जरूर, वेरी वेल डन। अच्छा, अब इसमें बात जो ये समझ में आती है कि एक नेचर है एक बच्चे की कि वो एक मासूमाना शरारतें और वो करेगा ही करेगा। अब उसमें बात यह है कि आपने ये देखना है कि शुरू में तो आपने ये सोच लिया कि कहीं इस बच्चे ने कुछ ऐसा एक अनवांटेड काम, सब समझदार है, उनको पता चल जाता है कि ये यहाँ बदतमीजी हो गई है और यहाँ ये बच्चे की शरारत है। तो अगर आपने उस वक्त ये सोच के उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं की कि अभी तो बच्चा है, और वही चीज़ जब डेवलप होकर फिर ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप ये कहते हैं कि हाँ अब ये क्यों हो गया और ये कैसे हो गया और अब ये बच्चा ऐसे बदतमीज़ हो गया है और ये है, तो मतलब आपकी बात 100% इसमें करेक्ट है कि वो बच्चा घर से सीखता है। अगर सच बोलना हमने बच्चे को सिखाना है तो पहले हमें खुद सच बोलना है। अगर एटिकेट्स और मैनर्स हमें बच्चे को सिखाने हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू शो दोज एटिकेट्स एंड मैनर्स एंड वे ऑफ टॉकिंग दैट हमारा बच्चा हमसे ग्रैप्स करेगा और वो किस तरह के साथ चीज़ों को लेगा। अच्छा, सुमेरा, एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी। हम लोग क्योंकि अब आ जाते हैं उन चीज़ों की तरफ कि जैसी डीलिंग्स हो रही होती हैं पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ, अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि हम बच्चों से प्यार करना कभी चाह रहे होते हैं, ठीक है, मकसद क्या है कि एक असल मोहब्बत है, डेफिनेटली बच्चे छोटे हैं या शुरू के जो बच्चे होते हैं शादी के शुरू में, एक है बहुत बच्चे के साथ अफेक्शन, लव, और एक है ओवर पैम्परिंग। थोड़ा सा आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि ओवर पैम्परिंग और एक रियल लव में थोड़ा फर्क क्या है, आगे से फिर चीज़ों को इसी से रिलेट करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हम ना तस्वीर के दोनों रुख नहीं देखते। हमारा प्रॉब्लम ये है, जैसे मिसाल के तौर पे हम बच्चे को कोई बात बताएंगे तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें बताना ज़रूरी है। लाइकवाइज हम ये समझते हैं कि लव यही है कि बच्चे की ओवर पैम्परिंग की जाए, बच्चे की बात मानी जाए, जायज़ नाजायज़ और सारा कुछ, तो हम बाउंड्रीज को
क्रॉस कर देते हैं। हम इवन के हमारे घर बहुत से घर हैं, मतलब ज़्यादातर घर हैं कि जहाँ पे बाउंड्रीज और रूल्स हैं ही नहीं। और फिर विदाउट रूल्स एंड बाउंड्रीज जब आप बच्चों को टैकल करने की कोशिश करते हैं, डील करने की कोशिश करते हैं, बच्चे नहीं मानते। और इस वजह से क्या होता है कि बच्चों का बहुत रिबेलियस एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है और बच्चे आपकी काइंडनेस, मोहब्बत, अफेक्शन का गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू हो जाते हैं। उस पर फिर आप सर पकड़ लेते हैं कि अब क्या किया जाए। पहली चीज़ तो ये है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लव, अफेक्शन एंड व्हाट इज़ द ओवर पैम्परिंग। जो ओवर पैम्परिंग वाले पेरेंट्स होते हैं वो बेसिकली परमिसिव, एक पेरेंटिंग स्टाइल्स में डिफरेंट काइंड्स होती हैं ना। एक अथॉरिटेटिव होते हैं, एक अथॉरिटेरियन होते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स वो होते हैं जो बैलेंस्ड पेरेंटिंग करके चल रहे होते हैं, उसमें बाउंड्रीज भी होती हैं, रूल्स भी होते हैं, बच्चे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं और बच्चे को अफेक्शन और लव भी दे रहे होते हैं। अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, स्कोल्डिंग और स्क्रीमिंग आम होती है। लेकिन ये जो आपने कहा ना ओवर पैम्परिंग, ये लीनियंट होते हैं पेरेंट्स, ठीक है। वो कहते हैं कि हम इतनी जिद्दोजहद करें, लीनियंसी कर लो बस, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बचपन से स्किलफुल बने, ठीक है, उसके अंदर मैं लाइफ स्किल्स पैदा करने की कोशिश करूँ, मैं उसको अपने साथ होम चोर्स में लगाऊं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां दूं, उससे क्या होगा, बच्चा डिसाइसिव बनेगा, डिसीजन मेकर बनेगा, इंडिपेंडेंसी फील करेगा, बच्चे को मज़ा आएगा, वो अपना घर, एक तो अपना घर समझेगा और जो लव और अफेक्शन और काइंडनेस मेरी तरफ से उसको मिलेगा वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। मुझे उसके लिए अलग से कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चे को ये जिम्मेदारियां देना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं अभी नहीं करना, ये मेस्ड अप हो जाएगा, फिर मुझे करना पड़ेगा। एक ये डर होता है, ठीक है, मदर ज़्यादातर ऐसे करती हैं। दूसरा क्या होता है कि अच्छा ठीक है, बच्चे ने हम कोई काम कर रहे हैं, बच्चे ने कहा कि मैं स्क्रीन टाइम करना चाहता हूँ, हमने कहा नहीं स्क्रीन टाइम का टाइम नहीं है आपका भी, तो वो कहते हैं नहीं मम्मा प्लीज़ ये वो, और हम लीनियंट हो जाते हैं क्योंकि हमें अपनी कंफर्ट चाहिए होती है। बेसिकली क्या होता है, हमें अपनी कंफर्ट चाहिए होती है, हमें अपनी सोशल एक्टिविटीज़ चाहिए, हमें अपना मी टाइम चाहिए। मी टाइम तो बहुत ही, हमने मी टाइम को तो बहुत ही एक्सप्लॉइट किया है अनफॉर्चुनेटली। तो हम लीनियंसी के अंदर क्या करते हैं कि बच्चे की हर बात मानते हैं, वो उसको 10 खिलौने चाहिए, हम उसको ले जाके 10 खिलौने दिला देते हैं। उसको ये नहीं पता होता रूल्स किस चिड़िया का नाम है, काइंडनेस किस चिड़िया का नाम है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से ही ये चीज़ें सीख रहा होता है। अच्छा ठीक है आप ये कर लो। देखिए बाउंड्रीज हम कैसे तय करेंगे, बच्चे को बताएंगे कि आपने टॉय लेना है, कोई बात नहीं बेटा। अब क्या होता है, बच्चा रो रहा होता है ना, हमसे उससे बात नहीं होती, कम्युनिकेट करें, उसको बताएं कि देखें आप कितना भी रो लें, आप कितना भी चीख लें बेटा, दिस इज़ द बाउंड्री, हम इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। इनसाइड द बाउंड्री यू कैन हैव द फ्रीडम, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू हैव टू डू, बट अ पार्ट ऑफ दैट यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस द बाउंड्री। चाहे उसमें वो स्क्रीमिंग हो, हिटिंग हो, कुछ भी हो, दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने पहले ही स्टेप पे बच्चे को टोक दिया, बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जो मेरे सेशंस होते हैं ऑनलाइन, उनमें वो ये पूछते हैं कि अगर हमें अभी पता चल रहा है हम ये सब गलतियां कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी पता चल रहा है तो अब हम क्या करें, क्योंकि बच्चे के अंदर हिटिंग की इश्यूज आ गए हैं, बच्चे के अंदर स्कोल्डिंग के बिहेवियर डेवलप हो गए, या बच्चा जो है वो पैम्पर्ड हो गया। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि आप जो आप कर रहे हैं ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे से मैंने अपने बच्चे को बाउंड्रीज बताई हैं या नहीं बताई, और फिर उस बाउंड्री के बाद क्या मैंने एक दफ़ा भी उसको मतलब उस बाउंड्री के ऊपर जब मेरी उससे बात हुई है तो मैं लीनियंट हो गई हूँ या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे कहते हैं मैंने खाना नहीं खाना, सब्जी बनी है तो मैंने ये नहीं खाना, हम उनको क्या करते हैं, चलो ऑल्टरनेट दे दिया, नूडल्स बना दिए, फ्रेंच फ्राइज दे दिए। अगर आपने घर में पहले से ये रूल बनाया हुआ है, अपने बच्चे को भी बताया हुआ है कि बेटा जो बनेगा वो आपने खाना है, फिर आप वंस इन अ मंथ, आप यूजुअली लोगों ने वंस इन अ वीक रखा होता है कि वीकेंड पे हम कुछ पार्टी कर लेंगे, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे या बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ये मैं एक छोटी सी खाने की मिसाल दे रही हूँ, लेकिन होना ये चाहिए कि वंस इन अ मंथ बच्चे को बाहर का खाना खिलाएं या जो भी करना है करें। उसमें क्या होता है, बच्चे को पता होता है, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है, बच्चे को पता है कि मैंने वीकेंड पे कहीं जाना है या कुछ पार्टी करनी है, इस सूरत में कि पूरा हफ्ता मेरी कोई पेनल्टी ना हो। तो आपने बच्चे को बता दिया कि इफ़ यू विल डू दैट सो इट वुड हैपन, ठीक है। छोटे बच्चों को कंडीशनल बेसिस पे डील करना पड़ता है, लेकिन रिवॉर्ड सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा लालच में आके कोई चीज़ कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है।
वो उसके लिए आपने, अगर हम दीन के ऊपर आकर बात करें तो दीन का तो आपको चलता फिरता जब तक आप मॉडल नहीं है, आप बच्चे को ये बता ही नहीं सकते कि हु इज़ अल्लाह, अल्लाह कौन है, वो क्यों हमसे मोहब्बत करता है, उसने हमें, वो हमारा राज़िक है, वो हमारा खालिक है। ये बच्चे को नहीं समझ आ सकती बातें अनलेस कि मैं चलता फिरता दीन ना हूँ, मेरे मुंह से मैं 24 घंटे ग्रेटफुलनेस शो ना कर रही हूँ अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, तब तक बच्चा नहीं जान सकता कि क्या मसला है, क्या है। तो सही बात है। और इसका मतलब ये है कि अगर ओवर पैम्परिंग, और जैसे मैंने लव की बात आपसे की थी, तो अगर तो आप अपने बच्चे की अपने कंफर्ट जोन के लिए, अपने मी टाइम के लिए बच्चे की हर बात जायज़ और नाजायज़ को मानना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा ओवर पैम्पर हो रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि हमें कंक्लूजन थोड़ा सा इस बात का आपकी से मैं निकाल के ये कहना चाह रही हूँ। तो अगर आपने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के लिए उसकी हर जायज़ और नाजायज़ को बांटना शुरू कर दिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, चाहे वो बच्चा, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि मैं अपनी जिद कैसे मनवा सकता हूँ, तो वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर आपने शुरू कर दी तो ये चीज समझिए आपने ओवर पैम्परिंग शुरू कर दी। यू हैव लेफ्ट द एस्पेक्ट ऑफ रियल लव एंड यू हैव स्टार्टेड ओवर पैम्परिंग द चाइल्ड। अगला क्वेश्चन मेरा जो था, अच्छा आपको मैं काट रही हूँ, इसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आप देखिए ना कि बच्चा जो है ना, उसको टॉयज नहीं चाहिए, उसको प्रेजेंट पेरेंट्स एग्जिस्टेंस चाहिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इतने महंगे टॉयज लाकर दे दिए, 2 दिन बाद फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसके नजदीक अब इन चीजों की कोई कदर नहीं है। अब उसको हर दूसरे दिन एक नया टॉय चाहिए, नई चीज चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। उसको मदर की, फादर की एग्जिस्टेंस चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए। अगर मैं टॉय, एक उसको छोटा सा टॉय लाकर दूं, उसके साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, तो हम बहुत हद तक बच्चों की इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। हम बहुत इसके लिए बड़ी उसकी टैक्टिक्स की ज़रूरत है कि आप बच्चे को क्वालिटी टाइम दें। आप बच्चे के साथ बेशक 10 मिनट का टाइम निकालें, थोड़ी सी वॉक करें, उसको अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाएं। मैं स्क्रीन टाइम के लिए भी यही सजेस्ट करती हूँ कि स्क्रीन टाइम आप बेशक आधा घंटा हो, लेकिन आप उसको पॉजिटिव प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एक तो ये कि स्क्रीन टाइम पे बच्चा जो कंटेंट देख रहा है उससे वो कोई लेसन ले रहा हो, उसके बाद आप जब उसके साथ बैठेंगी, अरे वाह ये देखो ये आ रहा है, डिस्कशन करेंगी, और फिर आफ्टर वॉचिंग द वॉट एवर दे वुड वॉच, तो वो क्या होगा, वो डिस्कस किया जाएगा, उसको डिस्कशन में लाया जाएगा, फिर अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगी, बच्चे को ये रियलाइज करवाएंगी कि अच्छा ये उससे कनेक्ट कर सकता है, तो उसका दिल नहीं करेगा कि वो अपनी मदर के बगैर बैठकर स्क्रीन टाइम करे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि आपके कुछ टारगेट्स होते हैं, आप कुछ क्लासेस जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपने मास्टरी करनी है या इंशाल्लाह आपने उनको समझना है, तो आप उनको ग्रेजुअली लेके चल रहे होते हैं और उनको समझते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी बिसाइड द स्टडीज जो कि आप इल्म सीख रहे हैं, अलूम सीख रहे हैं, उनके अलावा आप कहते हैं ना कि एक हर एक इंसान की विजन ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, इसने एक अपना बनाया होता, क्योंकि अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप तो बस समझ ही नहीं आएगी ना आप क्या कर रहे हो, किस तरह से साथ कर रहे हो। एक्चुअली तो आपका विजन ऑफ लाइफ क्या है, आपने क्या सोचा हुआ है? मेरे 2 तरीके की चीज़ें हैं। मुझे विजन ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ में आई डोंट नो डिफरेंस वगैरह है या नहीं, लेकिन मेरे पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं, एक तो कुन फयाकून जो एक सेंटेंस है, उसके गिर्द मेरी जो लाइफ है वो घूमती है, सेंटर राउंड करती है, और दूसरा जो मेरा पर्पस है वो है सर्व करना अल्लाह ताला को एज अ सर्वेंट। अब कुन फयाकून का मतलब मे बी यू गाइज नो और नॉट, इसका मतलब होता है अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी चीज़ का हुक्म दिया और वो हो गई। तो इसको अगर हम क्रिएशन के पर्सपेक्टिव में ले लें कि ह्यूमन काइंड को ऑर्डर किया कि वो बन जाए तो वो बन गई, ठीक है, उसके बाद जो भी सारी चीजें हुई तो उसके गिर्द मेरी लाइफ घूमती है कि किस तरीके से वो सारे प्रोसेसेस हुए, फिर वो उसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सर्व करना अल्लाह सुब्हानहू तआला को जितने तरीके से, जिस भी तरीके से मैं कर सकता हूँ, जो भी मुझे आता है या जो भी मेरा टैलेंट है उस तरीके से। अच्छा, अब आपने कुन फयाकून की बात की, तो जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये हो जाओ, वो सब कुछ हो गया, देखिए जमीन बनी, उसके बाद अल्लाह ताला ने सारी क्रिएशंस भी बनाई, तो आप कुन फयाकून के अंदर जब आप बहुत डीपली इनसाइड जाते हो तो फिर आप हर चीज में अल्लाह ताला का एक उसकी अजमत को देखते हो, उसकी ग्रेटनेस को देखते हो कि अल्लाह ताला ने कैसे इस चीज को बना लिया। सो हर चीज के अंदर डू यू ट्राई टू फाइंड कि अल्लाह ताला की ये मेजेस्टी कैसी है कि आप
बिल्कुल, मिरेकल्स, इवन योर ओन सेल्फ इज अ मिरेकल। आप कहीं बाहर चले जाते हो, एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा पौधा, तो क्या आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो आपके ये क्योंकि हम तो देखते हैं ना, हमें खाना मिल गया, हमने खा लिया, हमें ही बहुत अच्छी सी लाइफ मिल गई, हमने अपनी गुजार ली। तो आपने कभी चीजें ऑब्जर्व की हैं अपनी जिंदगी में और ढूंढने की कोशिश की है कि यस, ये हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस थिंग एंड हाउ डिड ही डू इट? वेल, इसके अंदर ना मैंने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डाला हुआ है, ठीक है, और वो सेंटर राउंड करता है क्रिश्चियनिटी हो गई, मुस्लिम यानी रिलीजन्स वगैरह के ऊपर सेंटर राउंड करता है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं थी, लेकिन इसको कर दिया गया है बिकॉज ऑफ रिलीजन्स, पर्सपेक्टिव्स, फिरका एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए जो चीज़ हमें नहीं पता, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता इस्लाम के अंदर एक जो पॉइंट है उसके अंदर ये चीज इसकी उसकी अपनी है या फिर उठाई गई है किसी और रिलीजन से, मुझे तो नहीं पता। एंड ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हो भी सकती हैं, तो इसलिए बहुत सी मिक्स की वजह से, मिलावट की वजह से फिर ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया इसके अंदर फिर मैंने क्रिश्चियनिटी को भी डीप डाइव करना है और बाकी और रिलीजन्स को भी, और इनमें से देखना है कि किस तरीके से उनका पर्सपेक्टिव था, किस तरीके से इस्लाम सोचता है और किस तरीके से ये दुनिया बनी हुई है, और किस तरीके से मतलब जो रिलीजन कहता है, क्रिश्चियनिटी जो कहता है, वो दुनिया जो दिखा रहा है वो उस तरीके से ही चल रही है या फिर वो नहीं, उस तरीके से नहीं चल रही। और मैंने ये सुना है कि आप माशाल्लाह जब आप ऐसी सारी चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, डीप इनसाइड जाते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है जैसे कुन फाया कून का, उसके आप वर्क भी कर रहे हैं, तो मैंने सुना आप कोच भी हैं, तो इज इट करेक्ट दैट यू आर कोचिंग द योर फेलोज एज वेल? वेल, मैं अपने आप को एज ए टीचर तो नहीं रिप्रेजेंट करता बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ स्टूडेंट, जो कि ऑथेंटिक्स जितना भी ऑथेंटिक कोई भी कॉन्टेक्स्ट या कोई भी सोर्सेज से लेकर पढ़ भी ले, तब भी आई एम अ स्टूडेंट बिकॉज आई एम लर्निंग, ग्रास्पिंग एंड देन मेकिंग इट फॉरवर्ड विद अ डिस्क्लेमर के यू हैव टू ऑल्सो research, you don't have to do the blind following, like मैं भी मतलब मेरे पास भी बहुत से इंस्पायरेशन है, लाइक फुरकान कुरैशी को अगर आपने सुना, या फिर और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको भी मैं देखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब वो टॉपिक्स जो वो बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा भी दिल करता है वो करने का, लेकिन जाहिर सी बात है वो मैं अपने ओन पर्सपेक्टिव्स में करता हूँ, बताकर सोर्सेज करके, वो मैं वैसे ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं कर रहा था, तो वही मैं भी आगे वेरी गुड। मतलब जितना आप सीखते हैं और जो सही सीखते हैं, ऑथेंटिक सीखते हैं, वो अपने अपने फेलोज तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दिस इज रियली वेरी गुड। आपको पता है एक अच्छे मुसलमान का यही तरीका होता है कि आप जो अच्छी बात सीखते हो वो आप आगे भी पहुंचाते हो। अच्छा सुमेरा, अगर आप ये बताइए मुझे कि हमने बात तो हम कर रहे हैं ना, अक्सर औकात ऐसा हो जाता है अननोइंगली भी, आप ये समझें अभी तो जिनके बच्चे छोटे हैं चले वो ये शुरू कर दें काम करना, लेकिन जिनके ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, और आपको लगता है कि बच्चे का एक तो थोड़ा एज बताइए कि कौन सी एक एज ऐसी होती है कि जिसमें बच्चे का ना थोड़ा सा बॉसी एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि जैसे हमने बात की ना शुरू में हम बहुत छोटा छोटा समझते करने लग जाते हैं, और वो एक ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है जिसमें बच्चे का थोड़ा सारा बॉसी किस्म का एटीट्यूड है, ही डजंट वांट टू लिसन नो फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, ये एक कौन सी एज से ये शुरू हो सकता है ये बताइए, और फिर अगर जो पेरेंट्स ये फेस कर रहे हैं, बहुत एक कहते हैं ना कि प्रोडक्टिव किस्म की रेमेडी बताएं कि इस वक्त पे आके वो क्या करें कि वो उनका बच्चे को थोड़ा टैकल कर सकें इस बॉसी एटीट्यूड से। देखें, पहली चीज तो ये है कि ये किसी भी एज में आ सकती है चीज बच्चे के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन द रूट कॉज, बैकग्राउंड अगेन, बट और केस टू केस चीज़ें वैरी करती हैं। तो मैं ये एक जनरल चीज़ बताती हूँ कि देखें, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे को आपने बैकग्राउंड कैसा दिया, हर बात मान के बच्चा स्पॉइल्ड हो जाता है और वो ही डजंट वांट टू से लिसन नो, तो फिर क्या होता है, फिर वो उसका बहुत हार्श बिहेवियर आता है। लेकिन अब पेरेंट्स मुझसे भी इसी तरह पूछते हैं जैसे आपने अभी पूछा है कि अब हमने क्या करना है। तो अब क्या है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि बच्चे के साथ बैठें, कम्युनिकेट करें, काम डाउन होकर उसको बताएं कि बेटा हमें इससे पहले ये चीज़ें नहीं पता थी, हमें अब पता चली हैं, अब हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, ठीक है, तो अब हमने सोचा है कि हम घर की कुछ रूल्स बनाएंगे, उन रूल्स को कोई ब्रेक नहीं करेगा, कोई डेविएट नहीं करेगा, चाहे वो मैं हूँ, आपके फादर हूँ या आप हों, ठीक है। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप ये बोलें कि हमारा अपने ऊपर तो राइट है एक दूसरे का, हम किसी तीसरे शख्स के जिम्मेदार नहीं हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि चाचू ऐसा कर रहे हैं, दादी ऐसी कर रही हैं या मेरी पप्पो ऐसा कर रही हैं। ये बात हमने क्या किया, बच्चे के दिमाग में पहुंचा दी, उसके साथ कम्युनिकेशन कर ली। अब उससे पूछें,
उससे पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक कि हमें किस टाइप के रूल्स बनाने चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा सोचेगा कि आई एम वैल्यूएबल, मेरे पेरेंट्स मुझे इज्जत दे रहे हैं, वो समझते हैं कि मुझे कुछ आता है, मैं आई एम कॉम्पिटेंट इनफ। एक चीज़ ये उसके अंदर डेवलप होगी, वो सोचेगा, पॉपअप होगी। और दूसरी चीज़ वो सोचेगा कि अच्छा हाँ, ऐसा कौन सा रूल है जो हमें ज़रूरत है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करें। दूसरी, उसके अलावा उससे भी पूछें, खुद भी उसको बताएं कि अच्छा देखो, हम ये वाला हमारे पहले रूल्स नहीं थे, अब हमने ये रूल सेट करना है कि हमारे घर में कोई शाउट नहीं करेगा, कोई हिट नहीं करेगा, कोई डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा। कोई भी बात ऐसी होगी हम बैठकर डिस्कस करेंगे, सोचेंगे कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं जब कराची में होती थी तो DHA साइट पर बच्चे जो हैं स्कूल के स्पेशली, वो बहुत ट्रेंड चला हुआ था कि बाल डाई करवा रहे हैं, ठीक है, वो रेड करवा रहे हैं, ब्लू करवा रहे हैं। क्यों? तो अब आपका बच्चा आके कहता है मुझे भी डाई करवाना है, हम क्या कहते हैं, अरे क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो, इस तरह का ही होता है ना हमारा रिएक्शन। उसके बजाय आपका ओवरवेल्म रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बच्चा स्टॉप हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे जो है ना बड़ा रिबेलियस एटीट्यूड आने वाला है मम्मा पापा का, मैंने कोई बात डिस्कस नहीं करनी, जो भी करना है हिडनली करना है। इन्हीं एटीट्यूड्स की वजह से बच्चा लाइन की तरफ चला जाता है, सेल्फ डिफेंसिव हो जाता है। उसके बजाय आप काम डाउन हो और उससे कहें चलो ठीक है, हम बात करते हैं, देखते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है या नहीं। व्हाट डू यू थिंक कि ये क्यों ज़रूरी है? एक तो नीड होती है, एक हमारी नीड होती है जो हमने पूरी करनी है, एक होती है लग्जरी के, एक ख्वाहिश है हमारी। अब हर ख्वाहिश तो हम नहीं पूरी कर सकते, तो बात उससे कम्युनिकेट जब करेंगे, उससे खुद पूछेंगे कि अच्छा आप बताओ कि इसमें आपका फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है। जब आप क्रिटिकली उसको उस तरफ सोचने की तरफ लेकर आएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछेंगे, उसके रीजंस भी पूछेंगे, उसी से पूछेंगे, तो वो सोचेगा ना कि अच्छा, वो बेशक दिल से ना माने, लेकिन वो सोचेगा लॉजिकली रीजनिंग के साथ कि अच्छा ये वाली चीज़ तो है। अब हमारे बच्चे जब आते हैं, हम कब उनसे रीजनिंग और लॉजिक से बात करते हैं? जेन जी और जेन अल्फा रीजनिंग और लॉजिक के बगैर आपके हाथ ही नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझना कि ये बच्चे के साथ कम्युनिकेशन में गैप ना आए और बच्चे के साथ बात करें। और ये जो बॉसी वाला स्टाइल है, इसके लिए आप बच्चे के साथ शुरू के जो 8 साल होते हैं, उसमें कहते हैं ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कॉल है कि शुरू के 7 साल आप बच्चे के ग़ुलाम रहे, बच्चे को बादशाह बना के रखें, अगले 7 साल बच्चा जो है वो आपका ग़ुलाम रहे, और फिर उसके बाद बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। मगर अब क्या है कि हम पिछले 7 साल तो हम गंवा चुके हैं। अब हमने 8वें 9वें साल में हमें पता चल रहा है, हमने बच्चे को डांटा भी है, उसके साथ उसको मारा भी है, सब कुछ किया, स्कूल भी गया है, वो सारा कुछ। अब कैसे ठीक किया जाए? अभी आप उसके साथ बैठ के उसके साथ प्यार मोहब्बत से पोलाइटली बिहेव करने की कोशिश करें, लेकिन उसको आराम से ये भी बताएं कि ये दिस इज़ द बाउंड्री, यू आर नॉट सपोज टू गो आउटसाइड। हमें ज़रूरी नहीं है चीखना चिल्लाना ही है। आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है, आप उसके करीब जाएं, ओह ओके, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सी दैट यू आर लुकिंग डिस्टर्ब, आप थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हो, लेट्स सिट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट। अच्छा, आपको आपके फ्रेंड ने मारा, आप हर्ट हुए, आई कैन अंडरस्टैंड। बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा एक फितरी इमोशन है, हम सप्रेस कर देते हैं। क्यों गुस्सा कर रहे हो, नहीं करो नहीं करो, ये करके हम सप्रेस कर देते हैं। उसको रेगुलेट करना सिखाएं। जब तक मुझे रेगुलेट नहीं करना आएगा, मेरे बच्चे को भी नहीं आएगा। देखिए, इसमें सुमेरा बड़ी एक ज़बरदस्त ये चीज़ का एक रेमेडी है कि हम अक्सर बच्चे ने कोई ऐसी डिज़ायर की, ऐसी कोई बात की जो वाकई एक अनयूजुअल है या यूजुअली नहीं होती, हमारा रवैया यूजुअली ये होता है, क्यों नहीं करना, ऐसा कैसे सोच लिया, ये क्या बात है। और अगर आप बच्चे से बच्चे की रीजनिंग पूछेंगे और बच्चे से ही कहेंगे कि आप बताओ, तो ये डेफिनेटली वो खुद ही सोच के उसको लगेगा कि मेरी डिमांड ही गलत थी। Exactly. हो सकता है वो अपनी डिमांड को खुद ही कर ले कि ये तो मैं वाकई गलत डिमांड कर रहा हूँ। और दूसरी जो एक बात समझ में आती है वो ये है कि जब आप बाउंड्री सेट करेंगे ना, तो सिर्फ बाउंड्रीज अपने बच्चों के लिए सेट ना करें, अपने लिए भी सेट करें। और इसके बाद अगर आपने जब वो बाउंड्रीज बनानी है ना, तो टेल हिम that he adds in it. Tell him or her. मैं आपको बताऊं, मैंने अपने बच्चे से बहुत कुछ सीखा है। माशाल्लाह। मैं कुछ भी गलत करती हूँ ना, आपने तो मुझे ये कहा था, अब आप ये कर रही हैं, तो फिर मैं उसको कहती हूँ कि जब जैसे आप मुझे कहते हो ना कि मैं आपकी रहनुमा हूँ, तो आप भी मेरे रहनुमा हो, क्योंकि देखिए इंसान को अल्लाह ने खता का पुतला बनाया है, तो मैं हर वक्त ठीक नहीं रह सकती, मैं भी ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक हो सकती हूँ, तो यू कैन गाइड मी, इट्स ओके। बिल्कुल। तो ये तो मेरा बेटा तो फौरन इमीडिएटली, मम्मा बहुत अच्छी बात मम्मा ये देखें आपने, तो वो मुझे तो फिर फौरन पता चल जाता है।
सुमेरा, ये बड़ी अच्छी बात है। और आपने, आपका बच्चा देखिए उस पे एक कॉन्फिडेंट फील भी करता है कि नहीं, अगर मेरी ये है तो मैं यू नो आई एम कंफर्टेबल इनफ टू स्पीक टू माय मदर टू टेल हर दिस। अच्छा, आई थिंक दिस मच करेज वी हैव टू गिव टू आवर किड्स। एग्जैक्टली, तो उसमें ये कंफर्टेबल है तो बच्चा वो बात कर भी लेता है, और आपने आप माशाल्लाह सुन के तो उसका जवाब भी दे देती हैं। अच्छा, अभी हम ये बात करते हैं कि देखिए डिसिप्लिन हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझाने और बताने के लिए। तो क्या एक ऐसी चीज़ समझ में आता है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स का एक रवैया ऐसा होता है कि डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर के अंदर वो एक इतना एक कहते हैं ना कि अनजस्टिफाइड किस्म का रवैया अपनाना शुरू कर देते हैं कि जिसमें कि उसमें कोई लीनियंसी नहीं होती है। ठीक है, नो का मतलब नो है, और अगर हो गया है तो एक समझे घर में एक तूफान आ गया है। ठीक है, अब डिसिप्लिन सिखाना भी ज़रूरी है। किस तरह बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाए कि उनको ये भी ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट ना हो, और उनको ये भी ना लगे कि वो इम्पोर्टेंट और अनलव्ड हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, या दे आर अनलव्ड, नोबडीज यू नो, उनकी किसी बात की या किसी के एक्शन को बहुत ही बुरे तरीके से रिएक्ट किया जाता है। इसके बारे में आपके क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपको कहा ना कि पेरेंट्स को पहले उस तरह की चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें ये मैं बात को आपको काटना चाह रही हूँ बीच में। समझ ले पेरेंट्स बहुत डिसिप्लिन हैं, अच्छा ठीक है ना, अब पेरेंट्स तो डिसिप्लिन, अब वो एक अनडिसिप्लिनरी एटीट्यूड बच्चे की तरफ से, बच्चा ही है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। सही है, ठीक है, तो वो मेरा मकसद ये है कि अगर स्पेस, हाँ, उसको स्पेस देना जरूरी है। कैसे हम लोग इस चीज को टैकल करें? देखें, जब बच्चा देखता है ना अपने पेरेंट्स को डिसिप्लिन भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, तो और वो डिसिप्लिन नहीं हो रहा, लेकिन आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, कम्युनिकेशन करते रहें और अपना डिसिप्लिन, अपनी सारी चीज़ें करते रहें। ठीक है, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन में बच्चे को पता है कि मैंने अगर ये रूल तोड़ा, ये रूल ब्रेक किया, तो अब मेरा ये स्क्रीन टाइम चला जाएगा। या बच्चा बाहर खेलता है थोड़ी देर के लिए, फॉर इंस्टेंस 5-6 साल का बच्चा है, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको शाम में पार्क जाना है, या उसको शाम में बाहर बच्चों के साथ खेलना है, गली के बाहर कोई पार्क बना हुआ है या स्ट्रीट में खेलना है, वो उसका स्किप हो गया है। उसकी क्या रीज़न है? वो अब ये है ना कि अगर, जैसे मैंने आपको ये पहले क्वेश्चन बताया था कि पेरेंट्स कहते हैं अब क्या करें, तो अब क्या करें वाला जो होती है ना बात, तो उसमें क्या है, आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि बच्चा जो है वो जब नए रूल्स देखेगा ओवरवेल्म हो जाएगा, और शुरू में उसका रिबेलियस एटीट्यूड आएगा, वो चिल्लाएगा, चीखेगा। बहुत से बच्चे होते हैं वो लेट जाते हैं ज़मीन पर और चीखे मारते हैं, रोते हैं। आपने बिल्कुल काम डाउन रहना है। आप पहले उसको इग्नोर करें, थोड़ी देर उसको रोने दें, फिर उसके पास बैठें, उसको उठा के बिठाएं और उससे बात करें। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, आप डिस्टर्ब हो रही हैं, दिस इज़ न्यू फॉर यू, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन हेल्प यू आउट, मैं आपकी मदद करूंगी इन रूल्स को समझने में। इस तरह से बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं छोटे बच्चों को समझ नहीं आती। आई कॉन्टैक्ट, हम यूँ बात कर रहे होते हैं ना, अच्छा ये कर लो, यूँ कर लो, इस तरह से ना, बेटा बात सुनो, इधर आओ, यूँ करके बात कर रहे होते हैं। आप नील डाउन होकर बच्चे के साथ बात करें, आई कॉन्टैक्ट को मेनटेन करके, ठीक है, और उसको बताएं कि बेटा दिस इज़ द रूल। बेशक बच्चा रोएगा, समझेगा नहीं, लेकिन उसको पता है मेरी चलेगी नहीं, इवेंचुअली मुझे करना यही है। अब आप छोटी सी एक एग्जांपल ले लें कि रात को सोने का टाइम है, ठीक है, रात को सोने के टाइम पे बच्चा नहीं काबू आ रहा, लेकिन आपने उसको बता दिया कि आपने लेटना है, आप ना सो, आप बेड पे लेट जाओ। आपको 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन बच्चा आपको नाको चने चबवा देगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप अपना गुस्सा कैसे काबू करें, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप जरा सा भी हिलजुल हो गए तो बच्चा फिर काबू से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक दफा की लीनियंसी से ना बच्चा कहता है अच्छा अब मैंने ये किया है ना, उसको एक मौका मिल जाता है, अच्छा मैंने अब ये किया है, मुझे पता चल गया मम्मा ने मेरी बात मान लेनी है, तो बस अब वो ही टैक्टिक्स करता है, या उसको टैक्टिक्स का पता होता है कि किस टैक्टिक्स पे मैं अपनी मनवा सकता हूँ। एग्जैक्टली, सही हो गया। यानी कि अपने डिसिप्लिनरी रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, बिकॉज डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी, बट यू नो बच्चे तक ये डिसिप्लिन पहुंचाने के लिए कुछ टैक्टाइज, कुछ विजडम, कुछ वाइज बिहेवियर ये आपको करना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत। आपने जैसे कहा ना, आप बिल्कुल जिच हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप कैसे कंट्रोल करें, धुएं निकल जाएंगे, धुएं। इसका मतलब बहुत बड़ा रोल है सुमेरा, एक अपनी पेशेंस का, एक माँ बाप का। देखिए आजकल शायद हम माँ बाप में भी इतना पेशेंस नहीं रहा हुआ, या देखिए हमारी अपनी एक्टिविटीज भी बहुत इतनी ज्यादा है
कि हमें लगता है कि हम इतना पेशेंस और इतना लेवल ऑफ कहते हैं ना वेट अपने बच्चे के ऊपर कैसे लगाएं. सो वी ऑल्सो वांट द शॉर्टकट्स. एग्जैक्टली. और उन्हीं शॉर्टकट्स में हम अननोइंगली बच्चे के साथ काफी उसकी तरबियत में लैक्स कर देते हैं, जो कि बाद में हमारे लिए मसला बनते हैं. अच्छा, यहाँ पे ना अगर हम अपनी जिंदगी का पर्पस जानते हैं ना, जी. मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ कि अगर मैं क्लियर हूँ कि मैंने जिंदगी में जाना किधर है, बिल्कुल, तो मैं अपने बच्चे के लिए भी वही सोचूंगी, ताकि मेरे बच्चे को पता हो कि मेरी माँ का पर्पस क्या है. हाँ. तो मेरा भी ये पर्पस, मेरे माँ होना बाप का चाहिए, पर्पस क्या है. तो बिल्कुल सही पर्पस में बात. क्लैरिटी अगर होगी ना, हाँ, तो हाँ, बच्चा डेफिनेटली क्लियर होगा कि मैं ये चीजें सीख क्यों रहा हूँ, सही. मुझे कैसे बनना है. अब इस पर्पस की क्लैरिटी में ही देखिए ना सुमेरा, कितनी एक जबरदस्त ही एक बात है कि हम बीइंग पेरेंट्स भी अभी देखिए हम अपने इर्द गिर्द ये देख रहे हैं कि जो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन आवर दीनी वैल्यूज हमारे बड़ों में और हमारे उन्हीं में इतनी कम है, तो फिर आगे से बच्चों तक वो क्या जाएगा और उन बच्चों के बच्चों तक क्या जाएगा. मतलब नस्लें हैं ना आगे से. अगर इसी मकसद के लिए तो हम लोग तो को अभी काम आपने जो करना है. मकसद की बात की है ना, ये जी. है हमारा रियल विजन और रियल Exactly. मकसद, जो कि हमारी आजकल की माओं को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. मेरा जो है ना, ये पेरेंटिंग तरबियत सेशंस का मकसद ही बेसिकली ये है कि अपने पर्पस को जानना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. क्योंकि ये हम आप तो बड़े हो गए, हम जी. फितनों में नहीं थे इतने. बिल्कुल. जितने फितने अभी इस दौर में हैं, आप देखें जेनजी और जेन अल्फा आने वाले दौर के लिए तैयार नहीं होंगे. कैसे वो, उनको समझ नहीं आएगा कि वो रेजिस्ट कैसे करें बुराई को. नेक्स्ट जनरेशन को अगर हम विजन करें तो हमें तो समझ ही नहीं आती वो कैसे होंगे. एग्जैक्टली. और मैं लिटरली बिल्कुल. कहती हूँ कि आज की नस्ल ना अपने पेरेंट्स को झेलने पे मजबूर है, बिल्कुल. लिटरली. क्योंकि हमारे पेरेंट्स को होश ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें. और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत सही नहीं की, तो भाई जैसे किए हम उसी को रेप्लिकेट करें. बिल्कुल. लेकिन अगर कहते हैं ना कि वो जिसको खबर हो गई है, जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी भी हिदायत दे दी है ना कि ये है असल दीन. असल दीन ये नहीं है कि नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, हर ज़कात ये सब कर लिया. ये तो मेरिट है इस्लाम के अंदर दाखिल होने का. इस्लाम में दाखिल होके क्या कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि आप बच्चे को बताएं कि ये मेरे पास अगर 1 रुपया ज्यादा है ना, तो वो मेरा नहीं है, वो अल्लाह ताला ने अल्लाह के बंदों के लिए दिया है. बिल्कुल. तो वो उसको पहुंचाना है. सही बात. ये वाली चीज जो है वो मेरी प्रैक्टिस से मेरे बच्चे तक पहुंचेगी. मैं अगर उसको कितने भी बड़े बड़े वाइज कर लूं, लेक्चर दे दूं, उस तक नहीं पहुंच सकती. कोई शक नहीं है सुमेरा, हमें अपनी आप की आदत को बदलना, अपने और खुद उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना और फिर अपने बच्चे के हाथों से प्रैक्टिस करवाना. जैसे भी आपने जिक्र किया कि अगर एक चीज़ हमारे पास कोई एक्स्ट्रा है या कम भी है, तो उस बच्चे के हाथ से सदका दिलवाना, उस बच्चे के हाथ से किसी गरीब की मदद भी करवाना. Exactly. या उस बच्चे के हाथ को ही जाके कहना कि जाओ उसको देखो, उसको कंसोल करो, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है. तो आपका अपना जो एक दीन के लिए विजन है, आपकी अपनी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो अननोइंगली आपके बच्चे के अंदर आएगी. बिल्कुल. आप ये देखिए आजकल आपने प्रायोरिटीज देखी है ना, बड़े से बड़ा स्कूल हमारी प्रायोरिटी है, बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है. लैंग्वेज के अंदर डेफिनेटली हमें यह है कि हमारे बच्चों को, भाई इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि आजकल अगर आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इंग्लिश का एक्सपोजर है वो होना चाहिए, और ये दिस इज नॉट रॉन्ग दैट वी आर सेइंग. लेकिन मेरा मकसद ये है कि हमारी सिर्फ प्रायोरिटीज सिर्फ यही रह गई हैं. एग्जैक्टली. इसमें हमने अपने दीन के एस्पेक्ट को बहुत, वेरी सॉरी टू से, सिर्फ एक एज अ सब्जेक्ट रख दिया है. और आपने ये भी देखा होगा अक्सर माएँ मतलब दीन के एक एजुकेशन के लिए ट्यूटर रखवा देती हैं कि हम उनको बच्चे को वो पढ़ाने के लिए आए, क्योंकि उनको खुद नहीं पता. अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी सुमेरा कि आप मुझे ये बताइए कि हमने जैसे बात की कि अगर हम अपने दीन के एस्पेक्ट को, दीनी वैल्यूज को अपनी जिंदगियों से निकाल देंगे, तो हम समझ रहे हैं कि हम बहुत कामयाब हैं, या हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, या हमारा बच्चा एक बड़े जबरदस्त ट्रैक पे चल पड़ा है, उसने एक टॉप ऑफ द लाइन स्कूल में उसने एजुकेशन भी ले ली है, सब कुछ हो गया. लेकिन मेरे ख्याल से ये हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ वी आर मिसिंग. हमारी ज़िंदगियों के जो एक रोल मॉडल्स, हमारे नबी सबसे पहले, फिर हमारे सुहाबा, हमारी सुहाबियात, उनकी भी तो औलादें थीं, उनके भी तो बच्चे थे, उनकी भी तो परवरिशें हुई, वो भी तो बड़े और वो माशाल्लाह क्या क्या नाम बने, जिनको आज हम सुहाबा और ताबईन और तबा ताबईन के नामों से भी जानते हैं. तो हमारी ज़िंदगियों में एक इस्लामिक एलिमेंट, एक इस्लामिक तरबिया, हमारे असल रोल मॉडल्स जो कि हमारा होने चाहिए, उनकी लाइन के ऊपर ला के अपने बच्चों से उनकी बात करनी, उनके तरीके सिखाने, क्या इम्पैक्ट देते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम समझते हैं कि आप देखें ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में दीन
प्रैक्टिस होता है, उसमें क्या होता है, नमाज पढ़ी जा रही है, रोज़ा रखा जा रहा है, ज़कात दी जा रही है, हज उम्रे ये सब हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, कुरान पढ़ाए जा रहे हैं, सिपारे पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बच्चे को भी ये नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बच्चा देख रहा है कि कॉल और फेल में तजाद है, बाबा कहते हैं कि झूठ नहीं बोलो लेकिन खुद झूठ बोलते हैं, बाबा कहते हैं कि नेबर्स के साथ, लोगों के साथ अच्छी तरह डील करो, खुद वो जब गुस्से में आते हैं तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाते हैं। फिर दूसरा, बच्चे को ये रियलाइजेशन मिलती है अपने घर से कि अच्छा ये दीन है जो मस्जिद तक है या नमाज तक है, उसके बाद मेरा नफ्स और मैं, बस मेरे नफ्स ने जो मुझे कहना है मैंने वही करना है, मेरी मम्मा पापा भी यही करते हैं, मेरे घर में जो और लोग हैं वो भी यही करते हैं, तो मैं यही सीखूंगा। अगर हमने अपने बच्चे को दीन पे रेस करने की कोशिश करनी है तो हमें अपने आप को दीन के ऊपर रेस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मेरा बच्चा अगर होश संभालता है और उसको नज़र आ रहा है कि मेरे घर में वाकई दीन प्रैक्टिस होता है, मिसाल के तौर पर हम बोल रहे होते हैं, अगर हम खाना खाने बैठते हैं तो हम उस खाने के निवाले के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये गंदुम कैसे उगी होगी, कैसे छटाई हुई होगी, कहाँ से घूम फिर कर ये सफ़र करके आई है, मुझ तक मेरे हिस्से का अल्लाह, मेरे खुदा ने निवाला पहुँचाया, ये वो अल्लाह है। उसकी रहमानियत और रहीमियत को डिस्कस किया जाता है बच्चे से, तो वो आपका खाना भी इबादत बन जाता है। और बच्चा देखता है कि मेरी माँ किसके साथ बात कर रही है, किसका शुक्र अदा कर रही है। ये ग्रेटफुलनेस है जो बच्चा सीख रहा होता है। रोज़ सुबह उठकर मैं प्रैक्टिस करती हूँ बच्चे के साथ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं रात को सोई थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं सुबह उठ सकूंगी कि नहीं, क्योंकि हमारी नींद हमारी मौत होती है। अगर हम सुबह जाग गए तो जाग गए, वरना हम मर जाते हैं, ठीक है। तो वो मेरे बच्चे को पता होगा कि मैं जिन चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, कितनी बड़ी नेमतें, यानी मेरी आंखें जिनसे मैं अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को देख सकता हूँ, मेरे टेस्ट बर्ड्स जिनसे मैं अल्लाह की बनाई हुई ग़िज़ा को, खुराक को, फ्रूट्स को, दुनिया की हर नेमत को चख सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, खुद ग्लास उठा सकता हूँ, मेरे हाथ हैं, मेरे पाँव हैं। तो ऐसी चीज़ें करना, प्रैक्टिस करना, फिर बच्चे को वो एक्सपोजर देना कि ऐसे भी लोग हैं जिनको एक रोटी का निवाला प्रोवाइडेड नहीं है, ऐसे लोगों का एक्सपोजर देना। फिर अपने बिहेवियर से बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ बाप कितना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। मेरी मामा को जब अल्लाह से बात करनी होती है तो वो कुरान खोलती हैं, वो नमाज पढ़ती हैं, सॉरी, जब मेरी मामा चाहती हैं कि अल्लाह उनसे बात करे तो कुरान खोलती हैं। वो कैसे पता चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप उसको बता रहे हैं कि अल्लाह मेरा दोस्त है, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है मैं अल्लाह ताला से सज्जे में मांगती हूँ। बच्चा होश संभालता है, वो देखता है मम्मा जान नमाज पे बैठ के क्यों रो रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं, उसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है। अब हमारा बच्चा क्या करता है, मैं नियत करता हूँ इस नमाज की वास्ते मम्मा के या वास्ते बाबा के, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के तो नहीं, उसको अल्लाह को जानता ही नहीं है, अल्लाह से कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। आप देखें हमारी नई नस्ल कितनी तेज़ी से एथियज़म की तरफ जा रही है, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं। डायरेक्शन मैं दूंगी, बीइंग अ मदर, डायरेक्शन फादर देंगे कि वो उसकी डेस्टिनेशन क्या है, आखिरा है उसकी डेस्टिनेशन। हमने देखे ना होम स्कूलिंग के लिए भी अब होम स्कूलिंग के ऊपर लोग आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, उसको मिसकंसीव किया जा रहा है कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पे लेकर आया जाए। ठीक है, आप एंटरप्रेन्योरशिप पे लेकर आएँ, बच्चों को बिजनेस भी करना सिखाएं। 10-10 साल के बच्चे डॉलर्स कमा रहे हैं, पेरेंट्स बड़े प्राउड फील कर रहे हैं। क्या आपने अपने बच्चे का पर्पस ही अर्निंग बना दिया है? पर्पस तो क्लियर करें ना कि उसका पर्पस है उस मंजिल तक रसाई हासिल करना, और उस मंजिल तक जाने के बाद वो बच्चा क्या करेगा, उसको पता होगा कि मैंने अल्लाह का सामना कैसे करना है। तो ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जहन में रखें कि मैं सिर्फ जो है वो अपने अमाल की जवाबदेह नहीं हूँ, बल्कि मेरा बच्चा जो है ना, मैं उसके भी अमाल के लिए अकाउंटेबल हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब उसमें ये है कि इस बच्चे को, जब आप अपने बच्चे को फैसिलिटेट कर रहे हैं और आप उसको ये बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं कि बेटा जब आपको कोई चीज़ मिले तो आपने थैंक यू कहना है, तो हमें उसको सबसे पहले ये सिखाना है कि बेटे थैंक यू नहीं कहना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से थैंक यू, हैव टू थैंक अल्लाह कि आपको ये दिया किसने है, ये आपको अल्लाह ने दिया है। आपकी उन छोटी अगर हम बेड टाइम स्टोरीज पे भी जा रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उन बेड टाइम स्टोरीज के ऊपर हम अपने बच्चों को उन सहाबा और सहाबियात के बड़े खूबसूरत तरीके के साथ अपने अंबिया के बिल्कुल वाकयात सुना सकते हैं। अगर हम बच्चे को ये देखें कि बच्चा किसी ऐसी मुश्किल में पड़ गया है जो कि उसको बहुत उसकी ट्रबल हुई है, फिर हम उसको रिलेट कर सकते हैं उनके वाकयात के साथ। देखें बेटा उनको ये मुश्किलें आई तो उन्होंने क्या किया, और जब एक बंदे पे मुश्किल आती है तो फिर अल्लाह उसके साथ कैसे होता है। यानी कि अपने अल्लाह को और अपने नबी की को इनग्रेव कर दिया जाए अपने बच्चों के दिलों में, कि उनको पता हो कि हर मौके पर, हर गम में, हर परेशानी में सबसे पहले रुजू भी किससे करना है,
किससे करना है, अपने अल्लाह से करना है, और ये बिल्कुल। देखना है कि ये, और फिर बताएं, फिर और उसके बाद जब बच्चे का मसला सॉल्व हो जाए तो मैं समझती हूँ बच्चे को बताएं कि देखा आपने अल्लाह ताला से बात की थी, आपने अल्लाह से कहा, एग्जैक्टली। अल्लाह ताला ने कर दिया आपका काम। तो दिस इज व्हाट अल्लाह डज। और अल्लाह और अल्लाह के नबी को बताएं कि वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा सुनते हैं, एग्जैक्टली बिकॉज ऐसे ही दे है। आर प्योर, दे आर बिल्कुल प्योर हार्ट्स। वो एक उस तरह के दिल है। बिल्कुल। मैं अपना आपको एक बताती हूँ जी बात। जी। मेरा बेटा आया मेरे पास, कहने लगा मम्मा आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, अल्लाह ताला तो फौरन दे देते हैं मुझे जब मैं मांगता हूँ। बिल्कुल। तो देखें आपने, लेकिन आप अब यहीं पर आ गई ना एक बात कि जी। आपने तस्वीर के दो रुख दिखाए हैं बच्चे को या नहीं। जी यानी अगर बच्चे को ये बात पता है कि अल्लाह ताला देते हैं और बच्चे को नहीं मिल रही वो चीज, बिल्कुल। तो बच्चा सोचेगा मम्मा तो कहती हैं अल्लाह ताला देते हैं, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला तो मुझे नहीं दे रहे। तो उसका भी आपने बच्चे को पहले से ही बताना है ना, बिल्कुल। तस्वीर के दोनों के बेटा अगर अल्लाह ताला कोई चीज नहीं दे रहे ना, तो इसका बिल्कुल। मतलब उसमें कोई आपके लिए हार्म है बेहतरी आपके लिए, बिल्कुल कोई नुकसान है, सही तो बात। अल्लाह ताला उससे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव आपको हाँ। देंगे। और जब ऐसा हो तो बच्चे को वो याद भी कराएं कि एग्जैक्टली। आपको बेटे बताया था ना तब एंड तब सो एंड सो कि आपके साथ ऐसा नहीं, अब ये देखिए उसकी ये रीजन थी, देखिए अल्लाह ताला ने अब आपको बता दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब किसी वक्त पे एक वक्त था आपने ये चाहा कि अल्लाह ताला आपको दे, इतना वक्त गुजर गया, इतना वक्त गुजर गया, तो फिर जब वो मिल गया या उससे बेहतर मिल गया तो आप कहीं बेटा देखा, लेकिन आप वेट फॉर द राइट टाइम। बच्चे को एग्जैक्टली। सिखाएं कि इम्पेशेंस नहीं, अल्लाह नोज व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज के ऊपर। अच्छा, थोड़ी सी हमने कंक्लूजन की तरफ जाना है इंशाल्लाह, मुझे पता है इस बात का, बल्कि मैं अपने सब नाजरीन से ये बात कहूंगी कि आप सब किस बात से हम डरते हैं। आप यहाँ पर हमारे सामने जो इतनी एक एग्जाम्पलरी मदर बैठी हुई है, शी इज अ सिंगल मदर ऑल्सो। हमारी एक सीरीज भी चल रही है जिसमें कि हम जो है ना एक मैरिज सीरीज के नाम से है, जो हम ग्रेजुअली आगे लेके जा रहे हैं। और आपकी माशाल्लाह एक एग्जाम्पल हमारी उन मदर्स के लिए है कि जो समझती हैं कि हम सिंगल मदर हैं तो हम तो खत्म हो गए। और मैंने सुना आपके बड़े कोई माशाल्लाह आपके पास स्किल्स भी हैं बहुत सारे, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ले लें जो कि आपको स्ट्रांग भी बनाती हैं और आपके अंदर ये ना एक स्ट्रेंथ लेकर आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? वेल यू कैन से कि ये टैलेंट अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दिया है, आई कैन नॉट ब्रैग अबाउट इट, बट ये है कि ये जो टैलेंट है ना, ये इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, शूटिंग वगैरह। शूटिंग करते हैं माशाल्लाह आप? जी, मैंने गन शूटिंग भी की हुई है, इसके अलावा मैंने आर्चरी वगैरह की हुई है, हॉर्स राइडिंग हो गई, और फुटबॉल वगैरह हो गई, इस तरीके की चीज़ें। और ये अगर इटसेल्फ होम स्कूलिंग वगैरह के अंदर देखा जाए तो इट मेक्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनर सेल्फ। ओके, तो आप ये सारी चीजें एक्सपर्ट्स हैं माशाल्लाह। आप Yes. स्विमिंग भी मैंने सुना है आप करते जी हैं, जी, तो ये सारी चीजें यू आर एक्सपर्ट एट। यस। ठीक है, आपको अगर मैं ये पूछूं कि क्या आपको कितना टाइम मिलता है, आपको डू यू फील एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द गैजेट्स कि हाँ मेरे पास हर वक्त होना चाहिए और मैं क्यों नहीं देखता, या मेरे फेलोज ये सारा इतना ज्यादा मोबाइल्स यूज करते हैं, या मेरी ममा ने मेरे लिए थोड़ी सी रूटीन्स बनाई हुई हैं, कुछ कैजुअल बनाए हुए हैं और आपने भी बनाए हुए हैं, तो डू यू फील हार्ड टू गो विद इट, या ठीक है? नॉट हार्ड, बट थोड़ी सी अट्रैक्टिवनेस एप्लीकेशन से रेलिवेंट है, यानी प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ मैं, तो जो एप्लीकेशन में इस्तेमाल करता हूँ उतनी थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती है कि मतलब दिल करता है कि बनाते रहूँ मैं। बनाते रहो, सही है। लेकिन आपको आदत है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने की और बहुत ज्यादा फोन्स और ये आप है, या इट इज लिमिटेड, या योर मॉम न्यूज़ हैज? के लिए आई एम ऑलवेज देयर सर्चिंग अबाउट द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, मगर अगर तो सोशल मीडिया यानी यू कैन से कि फोन लेकर यूट्यूब देख रहे हो, हाँ, या इस तरीके की चीजें जो बच्चे आजकल वेस्ट करते हैं ऑफ ना, टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा अच्छा, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट। माशाल्लाह। मतलब आप सोशल मीडिया को अगर या आप अपनी गैजेट को यूज भी करते हो तो वो आपका प्रोडक्टिव वे में होता है? जी, और मामा ने इस तरीके से मुझे ना रिप्रेजेंट की है ये सारी चीज़ें कि वो कहती हैं कि अगर तो आपको कोई चीज़ देखनी भी है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ भी हो, तो मतलब आप उसका एक टाइम बनाओ और वो मुझे बताओ, चाहे वो आधे घंटे की चीज़ है कि ना हो, फिर आप वो देख सकते हो, वो देख लो, उसकी नोट्स मेकिंग भी कर लो और बाकी सारी चीज़ें अपने ओन माइंड के अंदर भी सोच समझ के कर लो, रख लो, फिर उसके बाद आप उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, और बाकी सारी चीजें सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता, और आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिल रही होती। सो यू लव टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन मोर। ओके, अब आप ये बताएं कि आपकी जो है आप डू यू फील फ्री टू स्पीक एनीथिंग विद योर मॉम? कुछ भी आप मामा से पूछ लेते हैं, बता लेते हैं? कभी कभार अभी चलें थोड़ा सारा डिस्क्लोज करते हैं, कभी कोई चीजें हाइड की है मामा से आपने? वेल, मामा ने मेरी जिस तरीके से तरबियत की है ना, सो आई नेवर हैड द फीलिंग टू डू अ लाई एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। वेल, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि ये तो हर बच्चे में आजकल ये चीज़ होती है। मैं जब थोड़ा छोटा था तो मैंने इस तरीके की चीज़ें की थी, मगर मम्मा की तरबियत की वजह से
आई एम नाउ केपेबल टू नॉट लाई, और ना तो मैं छुपाता हूँ। अगर कोई चीज हो गई है तो आई कैन रिप्रेजेंट इट, बिकॉज आई नो के आई एम नॉट गोना बी स्कोल्डेड नॉर आई एम गोना बी डिस्करेज्ड। मे बी मम्मा जो है कुछ इस तरीके की बात मेरे साथ कर लें जो अगर तो मैं छुपाऊं तो मुझे फायदा ना मिले उस चीज का। दिस इज रियली वेरी वंडरफुल कि आपको पता है कि आपकी मम्मा का रिस्पांस बहुत अच्छा होगा और यू वोंट बी स्कोल्डेड, रादर सो यू प्रेफर टेलिंग ऑल द ट्रुथ। जी ठीक है। आपकी जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके दोस्त हैं, होंगे ना, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो वो फ्रेंड्स आप क्या मतलब आपको कभी बुली या कुछ ऐसा तो नहीं करते कि यार तुम कौन सी आउट ऑफ द वर्ड बातें कर रहे हो, आजकल ऐसे कौन चलता है? तो क्या आप उनको बातें सुन के आपको क्या लगता है कि ये हाँ भाई ये सही कर रहे हैं, या आप उनके इम्प्रेशन में नहीं आते? वेल इसमें खिलाफ राय हो सकती है, लेकिन बुली का नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना ज्यादा सोशल भी नहीं होता होम स्कूलिंग के अंदर। लेकिन एक तरीके से होता है, मैं तो हर रोज सेशन कर रहा होता हूँ अपने टीममेट्स के साथ, और कभी कभार ऐसा होता है कि खिलाफ राय हो जाते हैं, मतलब किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है, किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो उसके अंदर जो एक पर्सपेक्टिव को दूसरे के साथ कंबाइन किया जाए तो वो उसके लिए फिर कुरान वगैरह इस्तेमाल कर ले, जस्टिस वगैरह इस्तेमाल कर ले। जस्टिस के अंदर ये आता है कि बुली नहीं करना, चाहे जो भी चीज हो जाए, चाहे मारने की हद तक क्यों ना आ जाए या फिर कोई गलत चीज की हद तक क्यों ना आ जाए, तब भी आपकी जो खिलाफ राय है तो उसको आप इजहार कर सकते हैं कि मैं नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, या फिर मेरी अलग चीज है, आई थिंक डिफरेंटली। ठीक है, तो आप अपने आप को डिफेंड अच्छे से कर लेते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि बेटा आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, rather you try to put your influence upon others। अगर तो कोई मुझे किसी अपने ओन में लेकर जाना चाहता है तो उसकी जो चीज है ना, उसकी जो थॉट है, उसको मैं ग्रास्प करके थोड़े अलग तरीके से अपने सामने रिप्रेजेंट करता हूँ और फिर वो अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ। सही। गुस्सा आता है आपको कभी शाउट करना या कभी? ये तो देखिए ना नेचुरल है ना, लेकिन ये कि ये तो सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन अच्छी बात, क्योंकि मैंने आपकी इस बात से कहा कि आपने कहा आप उसको कुरानिक पर्सपेक्टिव से ले लेते हो, ठीक है, कि आपको, और कभी आप सुन्नत रसूल से ले लेते हो कि आपको क्या करना चाहिए। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? वेल ज्यादातर तो आजकल तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना गुस्सा आता है, लेकिन अगर आता है तो फिर उसका रूट कॉज देखता हूँ, यानी मुझसे बात शुरू हुई थी या फिर किसी और बंदे से शुरू हुई थी बात, और अगर आता भी है तो जो मेरी मम्मा ने मुझे तरबियत दी है उसके मुताबिक मैं जो है ना पंचिंग वगैरह कर लेता हूँ, या फिर मेरे पास आर्चरी है वो भी मैं कर सकता हूँ, शॉर्ट फाइटिंग है मेरे पास, तो आप गुस्सा वहां निकाल लेते हैं। जी वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज रियली सो गुड। सालार, आपको पता है आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली विश दैट आई कुड हैव टॉक मोर विद यू, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। लास्ट में मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपने अपने एज फेलोज को और उस वक्त के आजकल के बच्चों को एक मैसेज देना है कि जो इस तरह आप माशाल्लाह एक जो आप कहते हैं ना, एक प्रोडक्टिव और एक पॉजिटिव विजन के साथ आपकी एक लाइफ गुजर रही है, और जैसी लाइफ यूजुअली आजकल बच्चों की गुजर रही है, इसमें डिफरेंस क्या है, या आप उनको ये बताएं कि कितना ज़रूरी है आजकल अपने विजन और एक प्रोडक्टिविटी के साथ, और ये जिंदगी हम गुजार रहे हैं इससे निकल के एक और लाइफ भी है वो गुजारना। क्या मैसेज है आपका? सबसे पहले तो मेरा ये पेरेंट्स से खिताब होगा कि ना, अगर तो वो कभी होम स्कूलिंग की तरफ मुतवज्जह हों और करवाना भी चाह रहे हो तो वो किसी हर्डल को ना देखें, क्योंकि जो मेरी मम्मा ने, मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी मम्मा को, जब वो मुझे शिफ्ट करवा रही थी होम स्कूलिंग पर, तो she didn't have any hurdle nor she thought about के कोई मसला वगैरह ना हो जाए या सोशल वगैरह का। और सोशल की जहाँ तक बात की जाए ना, तो एज फेलो से भी यही मेरा कहना होगा कि ना थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है और आपको हर चीज़ मिल जाती है। यानी जैसा अगर मेरी बात की जाए, आई एम वर्किंग ऑन अ कम्युनिटी, आई हैव 34 मेंबर्स राइट नाउ, और बहुत सारे मेरे जो क्लास फेलोज हैं, फॉर एग्जांपल क्लास फेलोज ही हैं क्योंकि मैं हर रोज सेशन ही कर रहा होता हूँ उनके साथ। सो मैं उनके साथ सेशन करता हूँ, मतलब जो भी मुझे इजहार करना होता है जिस भी चीज़ का, जो भी मैं सिखाना चाह रहा होता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें। और फिर सोशल के अंदर ये भी चीज़ आ जाती है कि मैं स्पोर्ट्स के लिए भी जा रहा होता हूँ, या फिर मैं खुद घर में भी बहुत सी चीज़ें कर लेता हूँ। तो never think about hurdle, because hurdle doesn't matter. Okay, what matters is to be steadfast in whatever we are gonna do in our future. सही, very good, very good. So you have told that बाकी अगर किसी को ये लगता है कि ये इसमें इस तरह के साथ लाइफ गुजारने में या इस तरह के साथ एक प्रोडक्टिव एटीट्यूड रखने में बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, लेकिन एक्चुअली वो हर्डल्स आपकी थॉट्स होती हैं और उसमें आपको इस तरह महसूस नहीं होता या इस तरह होता भी नहीं है जैसा कि वो सोच रहे हैं। वंस यू स्टेप इन, यू हैव टू बी स्टेडफास्ट, और फिर आप एक बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट
जो है ना वो लाइफ और प्रोडक्टिव लाइफ भी गुजार सकते हैं। तो मेरा थोड़ी सी एक दो बात के ऊपर कंक्लूजन की तरफ आते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि एक बच्चा घर में तो बड़ा ज़बरदस्त बिहेवियर भी दिखा रहा है, हम समझ रहे हैं जी हमने अपने बच्चे की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत कर दी है, उधर से स्कूल से एक ऑपोजिट किस्म का एक रवैया आ रहा है हमारे पास कि जी आपका बच्चा मतलब बिल्कुल ही आप समझें कि वो कहें कि आपने शायद उसको कुछ सिखाया पढ़ाया हुआ ही नहीं है। ऐसी सिचुएशंस भी मिलती हैं हमें अपने माशरे के अंदर। या फिर अगर ये है कि अगर इस किस्म के स्कूलिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के, वो उनको घर में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम? देखिए पहले तो ये कि बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग क्या है, क्योंकि बच्चे की जब बॉन्डिंग आपके साथ प्रॉपर है और बच्चा हर चीज़ आपसे रिलैक्स होके, कि मैं बड़ी से बड़ी वियर्ड बात भी अगर मम्मा से करता हूँ ना, शी डजंट से एनीथिंग, मैं उनसे हर वो बात कर सकता हूँ जो वाकई वियर्ड हो सकती है। तो वो क्लियरली मतलब उस बच्चे के अंदर ना झूठ है ना कोई चीज़ हाइड करने की इंटेंशन है, वो ओपनली हर चीज़ पे ओपन टॉक करता है अपनी मामा से। तो अगर तो आप ऐसी माँ हैं तो वो बच्चा आपको डेफिनेटली बता देगा चीज़ों के बारे में, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे टीचर से भी बुली हो रहे हैं, आई मस्ट से टू यू, टीचर से भी बुली होते हैं, अपने कोलीग से भी बुली होते हैं। और अभी रिसेंटली आपने शायद केस भी सुना हो कि वो बुलिंग की वजह से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो ये वाले सिचुएशंस जो है ना बड़ी समझे अलार्मिंग है फॉर दोज पेरेंट्स हु आर सेंडिंग देयर किड्स टू द स्कूल। और आप देखिए ना उन बच्चों के ऊपर इतना लोड होता है कि स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर कारी से पढ़ रहे हैं, ये करें, यानी पूरे दिन में उन बच्चों के पास कोई ऐसा क्वालिटी टाइम नहीं होता जो वो अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ बैठ के कम्युनिकेट कर सके। तो ये सबसे पहली चीज ये है कि आप देखें कि आपके बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा ओवरलोड तो नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल को बिल्कुल भी, मैं एंटी स्कूल हूँ, आप ये समझ लें। तो मैं स्कूल को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल, बी कॉशियस कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहें। जरूरी नहीं जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है स्कूल से वो ठीक भी हो। एग्जैक्टली आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने बच्चे पे। बच्चे को पता है मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इवन कि आपका बच्चा झूठ भी अगर बोल रहा है ना, तो आपने ये नहीं बोलना सच सच बताओ, झूठ बोल रहे हो तुम, सच सच बताओ। तो बच्चे ने अगर नहीं भी बोल रहा, वो सोचेगा यार मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैं कुछ भी बोल लूं, मम्मा ने उन्हीं का ट्रस्ट करना है, तो वो सरेंडर कर देता है झूठ के सामने, फिर वो झूठ बोलता है। सही। तो ये प्रॉब्लम। माय गुडनेस। अच्छा, अभी एक और बात बताइए कि हमने अपने बच्चों को, बीइंग पेरेंट्स से हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे को बड़ी लग्जरियस लाइफ भी दें, उसको कंफर्ट्स में भी रखें, वो बच्चा किसी जो है ना वो मुश्किल में ना, उसको गर्मी ना लगे, उसको सर्दी भी ना लगे, और वो ये ना हो जाए यहाँ चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ खेलेगा चोट लग जाएगी, मतलब हम ज़्यादा ओवर कॉशियस हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को एक कहते हैं ना उस वक्त से ही सिखा नहीं पाते कि कोई ज़िंदगी में कोई टफ टाइम भी आ सकते हैं? क्या ऐसी रेमेडीज एक पेरेंट्स को लेनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को बीइंग प्रोटेक्टेड ऑल्सो, कि बड़े प्रोटेक्टिव तरीके से भी रख रहे हैं, लेकिन उनको चैलेंजेस भी दुनिया के फेस करने सिखाएं कि नहीं, दीज आर द थिंग्स ऑल्सो, टफ टाइम भी आ सकता है, चैलेंज भी होते हैं। छोटी एज से ही इसको कैसे लेके चला जा सकता है? इफ यू आर दिस काइंड ऑफ पेरेंट, सो यू आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर चाइल्ड, बिकॉज आप पैरालिसिस पैदा करें अपने बच्चे के अंदर। वो एक वक्त में आके सोचेगा यार मेरे पास तो बैसाखी नहीं है मेरे पेरेंट्स की, अब मैं कैसे चलूं। पहली चीज तो ये कि बच्चों को सोशल स्किल्स के ऊपर रेस करने के लिए बचपन से बच्चों को अपने साथ ज्वाइन करें होम चोर्स में, छोटे छोटे काम बच्चों से करवाएं, ठीक है। ये नहीं करना, अरे वो नहीं करना, कोई बात नहीं। अगर बच्चा गिरा है, उसको चोट भी लगी है, तो उसको रियलाइज करने दें कि मैं गिरूंगा तो चोट लगेगी, चोट लगना एक फैक्टर है, वो उसको फेस करने दें। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपने उसको, लेकिन चैलेंजेस देना जरूरी है। अगर आप चैलेंजेस, उसके लिए बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बच्चा ये ठंडे कमरों में बैठने के बजाय पसीना उसको आए, स्वेटिंग हो, ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ ज्यादा उसकी एक्सरसाइज करवाएं। ऑब्वियसली हमारे घर लग्जरीज और लेविश लाइफ की वजह से बच्चे इन चीज़ों के आदी नहीं होते। आप बीइंग अ पेरेंट उसको टफ टाइम दें, उसको बताएं, उसको टारगेट्स दें कि भाई ये तुम्हारा टारगेट है कि वीकेंड पे आपने अपना पूरा कमरा ऑर्गेनाइज करना है, आई नीड इट। आपने अपनी बुक शेल्फ को जो है वो प्रिपेयर करना है, आपने मॉपिंग करनी है। मेरा बच्चा झाड़ू पोछा भी करता है, कपड़े भी उसको धोने आते हैं, 2 पराठे भी वो बहुत अच्छे बनाता है। मतलब आपने अपने बच्चे को अपने साथ हर चीज सिखानी है, ये नहीं आप मत इसमें लड़का और लड़की का डिस्टिंग्विश नहीं करना, कोई नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद सीते थे, बिल्कुल। तो हमें किस चीज की शर्म है, ठीक है, क्योंकि ये कहा अरे तुम लड़की हो बैठ जाओ,
सुनना पड़ेंगे। आप अपने बच्चे से इस पे भी कम्युनिकेट करें। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आप बताएं कि आपकी दादी ऐसे कहेंगी, आपके चाचू ऐसे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपका अगर आप क्लियर हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, तो हमने उन्हीं से अपनी एग्जाम्पल्स सेट करनी है। तो आप अपने बच्चे को किचन में भी लगाएं, हर चीज करवाएं, मतलब उसको ड्यूटीज असाइन कर दें कि ये आपकी ड्यूटी है और आपको करना है, ये आपका बेड है, यू हैव टू मेक योर बेड एवरी डे। और फिर ये हो, और जब बच्चे को पता हो और आप उसकी ड्यूटीज जब शुरू में आपने दी हैं, अगर आप उसके चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं तो शुरू में तो आपकी वजह से कर लेगा, देन इट विल डेवलप इन हिज। और आपको उसके साथ बॉन्डिंग के लिए उसके साथ लगना पड़ेगा। हम कहते हैं हम इसको दे दें, साइड पे कर दें, हम अपना काम कर लें, नहीं। आपको आज का बच्चा ना बहुत डिमांडिंग है। सही। हम आप जैसे बच्चे तो कोने में बैठ के कर लेते थे, मगर आज के बच्चे बहुत डिमांडिंग है। वो कहते हैं हमारे साथ बैठे मम्मा, हम ये करें, मम्मा मेरे साथ ये करें। अब मम्मा कहती हैं कि भाई मैं सारा टाइम ही तुम्हारे साथ रहूं, तो फिर मैं क्या अपने आपको कैसे टाइम दूं। तो देखिए, इसके लिए जिंदगी के लिए इस तरह की बच्चे को रेस करने के लिए अपने कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ता है। सही, सही। बच्चे के साथ आप बीइंग अ मदर फुटबॉल भी खेलें, आप बैडमिंटन भी खेलें, आप बच्चे को कारपेंटर का काम सिखाएं। लकड़ी का काम सख्त है, आप बच्चे को गर्मी में रहना सिखाएं। बच्चा अगर गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा तो वो और कुछ भी नहीं कर सकता। सही, बिल्कुल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गेम्स बताई हैं, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, आर्चरी है, इनको प्रैक्टिस करवाएं अपने। मैंने सुना आपने माशाल्लाह अपने बच्चे को इन चीजों में लेकर भी आई हुई हैं। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें हम आपके बेटे से इंशाल्लाह पूछेंगे। जज़ाकल्लाह खैर सुमेरा, इतनी अच्छी एक प्रोडक्टिव टॉक आपके लिए रही। नाज़रीन, आपने बहुत कुछ सुना। ये हमारी ये जो डिस्कशंस होती हैं, ये हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम रिलेट करें इनको। कौन ऐसा कोई कह सकता है कि आजकल ये उसके घर के प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स एक्चुअली उनका हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर है। बस बाज़ औक़ात होता है कभी हम गलत सोल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं, कभी हम प्रोडक्टिव की तरफ चले जाते हैं। व्हाट वी हैव टू डू दैट फ्रॉम द रियल एग्जांपल्स ऑफ आवर लाइफ दैट वी मेक सिट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज जस्ट टू शो कि ये लोग हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। Stay tuned with Hablullah, inshallah. Meet you next time. Assalamu alaikum.